ये कहानी है अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े खजाने की, जिसे पाने की चाहत में सदियों तक कई राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते रहे और जब जब किसी राजा ने उसे जीता, वक्त के साथ साथ वो खजाना और बड़ा होता गया। लेकिन एक दिन किसी राजा ने उस खजाने को कहीं छुपा दिया। इसके बाद लगभग 1000 साल तक कोई उस खजाने तक नहीं पहुंच पाया। 1000 साल बाद एक लड़ाई के दौरान कुछ सैनिकों को एक चर्च के नीचे वो खजाना मिला। ये तय था कि जो भी उस खजाने का मालिक बनता, दुनिया पर उसी की हुकूमत होती। उन वीर सैनिकों ने उसे किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए खुद का एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री मेसन्स। इसके बाद वे सैनिक उस खजाने को यूरोप से बाहर ले गए। इस घटना को सदियां बीत गई और इतने सालों में फ्री मेसन्स ने अपना काम बखूबी निभाया था। अमेरिका की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ लीडर्स, जिन्हें फाउंडिंग फादर्स भी कहा जाता था, वे भी फ्री मेसन्स का हिस्सा थे। ये खजाना अंग्रेजों के हाथ ना लगे, इसके लिए उन्होंने इसे एक गुप्त जगह पर छिपा दिया और वो गुप्त जगह याद रहे, इसके लिए उन्होंने पीछे कुछ सुराग छोड़ दिए। लेकिन वक्त के साथ साथ वो सुराग भुला दिए गए और वो खजाना फिर एक बार कहीं गुम हो गया। लेकिन एक दिन अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक चार्ल्स कैरल बग्गी में बैठकर प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे। वो काफी हड़बड़ी में लग रहे थे। दरअसल खजाने के कई सुरागों में से एक सुराग उनके पास भी था। वे कई दिनों से बीमार थे और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वे अपनी मौत के काफी करीब थे। इसलिए मरने से पहले चार्ल्स कैरल प्रेसिडेंट को उस सुराग के बारे में बताना चाहते थे। लेकिन प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी की वजह से उनकी प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए मरने से पहले उन्होंने वो सुराग अपने भरोसेमंद सेवक थॉमस गेट्स को दिया। वो सुराग एक चिट्ठी में लिखा हुआ था। उस चिट्ठी में लिखा था कि सीक्रेट शार्लेट के पास है। हालांकि शार्लेट कौन था, ये बात चार्ल्स कैरल भी नहीं जानते थे। थॉमस गेट्स और उसके वंशजों ने खजाने के बाकी सुरागों को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। फिर आया सन 1974। गेट्स खानदान के वारिस बेन गेट्स ने भी खजाने के बारे में कुछ बातें सुन रखी थी। इसी बात की पुष्टि करने के लिए एक दिन वो अपने दादाजी के कमरे में चुपके से खजाने के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तभी उसके दादाजी ने उसे देख लिया। दादाजी समझ गए थे कि बेन अब बड़ा हो गया है और उसे भी उनके परिवार का इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बेन को खजाने का पूरा इतिहास बताया। हालांकि तभी बेन के पिता वहां आ गए और दोनों को खजाने के बारे में बात करते हुए देखकर गुस्सा हो गए। दरअसल बेन के पिता ने भी अपनी जवानी में खजाने को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, पर काफी कोशिशों के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मान लिया कि यह खजाना सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। पर छोटे बेन गेट्स ने उस खजाने को ढूंढ निकालना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। बेन के पिता की तरह बाकी लोग भी खजाने की कहानी को काल्पनिक ही मानते थे। लेकिन इयान नाम के एक अमीर बिजनेसमैन ने बेन की बातों पर भरोसा दिखाया और बेन को खजाना ढूंढने में जितने भी पैसे लगने वाले थे, वे सब इयान ने बेन को दिए। कुछ सालों की मेहनत के बाद आखिरकार बेन सुराग में लिखे शार्लेट की खोज के काफी नजदीक पहुंच गया था। इस काम में बेन के दोस्त राइली ने भी उसकी मदद की थी। राइली एक टेक एक्सपर्ट और हैकर था। एक सुबह बेन और राइली इयान एवं उसके कुछ साथियों के साथ शार्लेट की खोज में आर्कटिक सर्कल गए हुए थे। आर्कटिक सर्कल पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने शार्लेट को ढूंढ निकाला। शार्लेट कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो बर्फ की मोटी चादर के अंदर धंसा हुआ एक खूबसूरत जहाज था। सभी खजाने की तलाश में जहाज के अंदर गए। जहाज कई इंसानी कंकालों से भरा पड़ा था। वहां कुछ डिब्बे भी रखे हुए थे। इयान ने वहां रखे डिब्बे चेक किए। वे सभी डिब्बे बारूद से भरे हुए थे। तभी बेन की नजर एक कंकाल की तरफ गई। उस कंकाल ने एक डिब्बे को पकड़ कर रखा था। बेन ने उस डिब्बे को खोल कर देखा। उसके अंदर उसे एक प्राचीन मिट्टी से बना हुआ पाइप मिला। उस पाइप पर एक पहेली प्रिंट की गई थी। उस पहेली को सुलझाने के बाद सबने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उस पहेली के मुताबिक खजाने का अगला सुराग अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे आंखों को ना दिखने वाली स्याही से लिखा गया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऐतिहासिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट है जो अमेरिका की ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा को दर्शाता है। ये सुनने के बाद इयान ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने का प्रस्ताव रखा, पर क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका के इतिहास के सबसे अहम दस्तावेजों में से एक था, बेन ने उसे ऐसा ना करने की हिदायत दी। हालांकि इयान सुनने के मूड में नहीं था। उसने बेन को बताया कि अमीर बनने से पहले उसने कई गैर कानूनी काम किए थे और वो ऐसी चीजों में आज भी माहिर था। हालांकि बेन ने उसकी एक नहीं सुनी और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने से साफ इनकार कर दिया।
बेन का जवाब सुनते ही इयान और उसके साथियों ने बेन और राइली को मारने की कोशिश की, पर बेन ने बड़ी चालाकी से खुद को और राइली को बचा लिया। इयान को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने से रोकने के लिए बेन ने उसकी जानकारी FBI को दी, पर उन्होंने बेन की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए वो सीधे पुरातत्व विभाग में गया, जिनकी निगरानी में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को रखा गया था। वहां बेन और राइली की मुलाकात एबिगेल चेज नामक एक एम्प्लॉय से हुई। बेन ने उसे इस चोरी के बारे में आगाह करने की कोशिश की, पर एबिगेल को भी बेन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। अब बेन के पास डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बचाने का एक ही तरीका बचा था। उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इयान से पहले खुद ही चोरी करने की ठान ली, पर यह काम इतना आसान नहीं था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को दिन भर एक बुलेट प्रूफ कांच के केस में रखा जाता था। उसके आसपास कई सारे सीसीटीवी कैमरे, हीट पॉइंटर्स और सेंसर्स लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरास वहां आए हर आदमी, यहां तक कि बच्चों पर भी बारीकी से नजर रखते थे। वहां लगे हीट सेंसर्स इतने सेंसिटिव थे कि अगर किसी आदमी को बुखार हो और वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के नजदीक भी खड़ा हो जाए तो सिक्योरिटी अलार्म बज उठते थे। इस वीकेंड उस बिल्डिंग में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था, जिसमें कई सारे VIP लोग आने वाले थे। बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने के लिए वही दिन चुना, क्योंकि उसी दिन सिक्योरिटी गार्ड्स का ज्यादातर ध्यान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बजाय वहां आने वाले VIP लोगों पर होगा। उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को समझते वक्त बेन को एक बात पता चली थी कि जब भी सिक्योरिटी अलार्म बजता था, पुरातत्व विभाग वाले डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रिजर्वेशन रूम के अंदर लेकर जाते थे। प्रिजर्वेशन रूम बिल्डिंग का वो अहम हिस्सा था जहां डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बारीकी से जांच की जाती थी। बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रिजर्वेशन रूम से ही चोरी करने की ठानी। बेन ने अंदाजा लगाया कि फंक्शन के दिन प्रिजर्वेशन रूम में सबसे कम सिक्योरिटी होगी। बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करने के लिए बेन ने सिक्योरिटी गार्ड की एक फेक ID बनाई, पर बिल्डिंग में घुसने के बाद भी प्रिजर्वेशन रूम के अंदर जाने के लिए उसे पुरातत्व विभाग के किसी खास एम्प्लॉय के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे। इसके लिए उसने पुरातत्व विभाग में काम करने वाली एबिगेल चेज को चुना। पिछली मुलाकात में जब बेन एबिगेल के कैबिन से बाहर निकल रहा था, तब उसकी नजर दीवार पर टंगे एक खास बटन कलेक्शन पर गई थी। वो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के कोट के बटन्स थे। हालांकि अब भी उस कलेक्शन में एक बटन मौजूद नहीं था और खुशकिस्मती से वो बटन बेन के पास था। बेन ने एक खास मकसद से उस बटन को गिफ्ट बॉक्स में बंद कर एबिगेल को भेजा। बटन भेजने से पहले बेन ने उस पर एक केमिकल लगाया था। जैसे ही एबिगेल ने उस बटन को छुआ, वैसे ही वो केमिकल भी उसकी उंगलियों पर चिपक गया। इस केमिकल की वजह से अब एबिगेल जिस चीज को भी छुएगी, उस चीज पर उसके फिंगरप्रिंट्स छप जाएंगे और उन पर लाइट डालते ही वो फिंगरप्रिंट्स चमक उठेंगे। इसके बाद राइली का काम शुरू हुआ। राइली ने लेजर लाइट को अपने कैमरे में फिट किया और फंक्शन के दिन सुबह पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग में वापस गया। राइली ने दूर से ही लेजर लाइट की मदद से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के केस का टेम्परेचर बढ़ाया। ऐसा करते ही सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो गए और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को जांच के लिए प्रिजर्वेशन रूम में ले जाया गया। शाम होते ही उस बिल्डिंग में फंक्शन शुरू हो गया। सिक्योरिटी गार्ड की नकली ID दिखाकर बेन बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। इसके बाद बेन ने कपड़े बदले और एबिगेल के फिंगरप्रिंट लेने उसके पास गया। इसके लिए बेन वाइन का ग्लास लेकर एबिगेल के करीब गया। बेन को VIP लोगों के बीच देखकर एबिगेल सोच में पड़ गई थी। बेन ने उसे बताया कि आज सुबह ही उसने एक बड़ी रकम पुरातत्व विभाग को डोनेट की थी, इसी वजह से उसे इस फंक्शन में बुलाया गया है। बेन ने बड़ी चालाकी से एबिगेल के हाथ से वाइन का ग्लास लिया और बहाना बनाकर वहां से प्रिजर्वेशन रूम की तरफ चला गया। रास्ते में उसने वाइन के गिलास पर छपे एबिगेल के फिंगरप्रिंट लिए और उनकी मदद से वो प्रिजर्वेशन रूम के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गया। इसी बीच राइली ने प्रिजर्वेशन रूम के सभी कैमरों को हैक कर लिया था ताकि बेन को कोई देख ना पाए। बेन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पास तो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी उसे बुलेट प्रूफ केस से बाहर निकालना बाकी था। पर तभी राइली ने बेन को बताया कि अचानक प्रिजर्वेशन रूम के CCTV कैमरास उसके कंट्रोल से बाहर चले गए। दरअसल इयान भी उसी दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने के लिए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुका था। उसके पास सभी एक्सपर्ट्स की टीम थी, उन्हीं में से एक हैकर भी था और उसी ने CCTV कैमरास को हैक किया था। उधर CCTV कैमरास अब राइली के कंट्रोल में नहीं रहे। ये सुनते ही बेन सतर्क हो गया था। उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को केस से बाहर निकालने का काम तुरंत बंद किया और सीधे उस केस को उठाकर लिफ्ट की ओर भागने लगा। पर इससे पहले ही लिफ्ट वहां आती, इयान अपने हथियारबंद साथियों के साथ वहां आ धमका। उन्होंने बेन पर गोलियों की बौछार कर दी। खुशकिस्मती से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बुलेट प्रूफ कांच ने बेन को उन गोलियों से बचा लिया। अगले ही पल लिफ्ट का दरवाजा खुल गया
और बेन लिफ्ट में घुसकर उनकी गोलियों से बच गया। बेन ने लिफ्ट के अंदर ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को केस से बाहर निकालकर अपने पास रख लिया और चुपके से बिल्डिंग से बाहर जाने लगा। पर तभी उसे एबिगेल दिखी और उससे बचते हुए वो पास के एक कमरे में पहुंच गया। ये कमरा दरअसल एक स्टोर था जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की नकली कॉपियां और इतिहास से संबंधित किताबें बेची जाती थी। बेन वहां से बाहर निकल ही रहा था कि तभी बुक स्टोर के मालिक की नजर बेन के कोट में छिपे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर पड़ी। उसने बेन को रोका। खुशकिस्मती से उसे लगा था कि बेन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बजाय उसकी नकली कॉपी चुराकर भाग रहा है। उसने बेन से कॉपी के पैसे मांगे और फिर जाने दिया। हालांकि इसी बीच एबिगेल ने फंक्शन में आने वाले गेस्ट के नामों की जांच की और उसे पता चला कि बेन का नाम उस लिस्ट में था ही नहीं। तभी उसे बेन बिल्डिंग से बाहर भागता हुआ दिखा, इसलिए वो भी उसके पीछे गई। इससे पहले कि बेन वहां से भाग पाता, एबिगेल ने उसे रोका। बेन एबिगेल को बातों में फंसाकर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी होने का अलार्म बज उठा और एबिगेल समझ गई कि बेन ही वो चोर है और वो सिक्योरिटी को बुलाने लगी। बेन ने फंस जाने के डर से उसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सौंप दिया और खुद राइली के साथ कार में बैठकर भागने लगा। तभी इयान भी वहां आया और उसने एबिगेल के हाथ में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देखा। इयान ने एबिगेल को अपनी वैन में खींच लिया। बेन ने भी इयान को ऐसा करते हुए देख लिया था। उसने एबिगेल को बचाने के लिए राइली को वैन का पीछा करने के लिए कहा। बड़ी मुश्किल से बेन और राइली एबिगेल को बचाने में तो कामयाब हो गए, पर उन्हें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से हाथ धोना पड़ा। एबिगेल इस वजह से बौखला गई थी। उसने बेन को उनका पीछा करने के लिए कहा। बेन ने उसे शांत करते हुए बताया कि असली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अभी भी उसके पास है। दरअसल बेन ने स्टोर से निकलते वक्त ऐसी ही किसी मुसीबत से बचने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की एक कॉपी भी खरीद ली थी और उसने वही कॉपी एबिगेल के हाथ में दी थी। कुछ देर बाद इयान ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को खोलकर देखा और जैसे ही उसे पता चला कि वो नकली कॉपी है तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। दूसरी ओर पुरातत्व विभाग के ऑफिशियल्स ने इस चोरी के बारे में एफबीआई को बता दिया था और एफबीआई के ऑफिसर्स ने चोरी की छानबीन शुरू कर दी थी। तभी एक ऑफिसर ने अपने कमिश्नर को बताया कि कुछ दिन पहले किसी ने उन्हें इस चोरी के बारे में पहले ही सतर्क किया था, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया था। छानबीन के दौरान स्टोर के मालिक ने बेन के अजीब बर्ताव के बारे में एफबीआई को बताया। बेन ने पेमेंट करते वक्त पैसे कम पड़ने की वजह से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। उन्होंने उस कार्ड को ट्रेस कर बेन की सारी जानकारी निकाल ली। इसके बाद एफबीआई बेन के घर की तरफ निकल पड़ी। वहीं बेन को इस बात का अंदाजा पहले से था, इसलिए उसने अपने घर जाने के बजाय अपने पिता के घर जाना ठीक समझा। बेन को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तो मिल गया था, पर उसके पीछे सुराग को इनविजिबल इंक से छिपाया गया था। पुराने जमाने में लेमन जूस का इस्तेमाल इनविजिबल इंक के तौर पर किया जाता था। बेन को शक था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे भी लेमन जूस की मदद से ही मैप को छुपाया गया होगा। इसलिए अपने पिता के घर पहुंचते ही बेन ने कुछ लेमन्स बाहर निकाले और एबिगेल की मदद से बड़ी सावधानी से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर लेमन का जूस लगाया। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से शायद इनविजिबल मैप दिखने लगेगा, पर उसकी ये कोशिश असफल रही। तब बेन के पिता ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को गर्म करने की हिदायत दी। उनका सुझाव सही निकला। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को गर्म करते ही वहां कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखने लगे। राइली ने तुरंत उन नंबर्स को नोट कर लिया। शिप में मिले पाइप पर एक और भी सुराग छिपा हुआ था। वो सुराग फेमस साइंटिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिखे खतों की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही बेन को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे वो नंबर्स मिले, उससे बेन इस नतीजे पर पहुंचा कि अगला सुराग जरूर बेंजामिन फ्रैंकलिन के खतों में छिपाया गया होगा और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे मिले हुए नंबर्स उन अल्फाबेट्स की लोकेशन बता रहे होंगे। बेन के दादा को बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिखे खत मिल गए थे, लेकिन बेन के पिता को खजाना मात्र एक काल्पनिक कहानी लगती थी, इसलिए उन्होंने उन खतों को एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया था। दूसरी ओर चालाक इयान ने भी इस पहेली को सुलझा लिया था। हालांकि उसके पास डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे लिखे नंबर्स ना होने की वजह से वो अब भी बेन से 2 कदम पीछे था। अगले दिन राइली ने उन खतों में छिपे लेटर्स को लाने का काम अपने हाथ में लिया। उसने इसके लिए एक छोटे लड़के की मदद ली। राइली उसे उन अल्फाबेट्स की पोजीशन बताता था और वो लड़का कुछ पैसों के बदले बारी बारी जाकर राइली को वे अल्फाबेट्स लाकर देता था। इयान भी उन खतों को देखने म्यूजियम आया हुआ था जब उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी जो बार बार खतों को देखकर कुछ नोट करके वापस बाहर जा रहा था। तो उसे दाल में कुछ काला नजर आया। जब वो बच्चा आखिरी अल्फाबेट लेने वापस म्यूजियम के अंदर गया तो लौटते वक्त इयान भी उसके पीछे पीछे म्यूजियम से बाहर आया।
खुशकिस्मती से राइली ने अपना दिमाग लगाकर पहले ही उस पहेली को पूरा कर लिया था। जब तक वो बच्चा और इयान वहां पहुंचे, राइली वहां से जा चुका था। राइली इस पहेली को बेन के पास लेकर गया। बेन, एबिगेल और राइली तीनों ने अपना दिमाग लगाकर उस पहेली को सुलझाया। उस पहेली के मुताबिक उन्हें एक सही टाइम पर इंडिपेंडेंस हॉल में स्थित लिबर्टी बेल के पास जाना होगा, क्योंकि उसी वक्त लिबर्टी बेल की परछाई एक खास जगह पर गिरेगी जहां अगला सुराग होगा। तभी बेन को याद आया कि $100 की नोट पर इंडिपेंडेंस हॉल की तस्वीर है, जिसमें एक वॉच भी लगी हुई है। बेन ने उस वॉच पर क्या टाइम दिखाया गया है ये देखा। वॉच में 2:22 हो रहे थे। बेन ने अंदाजा लगाया कि यही वो समय होगा जब लिबर्टी बेल की परछाई सुराग की तरफ इशारा करेगी। इसके बाद वे सभी तुरंत इंडिपेंडेंस हॉल की ओर रवाना हो गए। दूसरी ओर इयान ने उस छोटे लड़के को पैसे देकर वो अल्फाबेट्स उगलवा लिए थे जो उसने राइली को बताए थे। फिर इयान के टेक एक्सपर्ट ने उन अल्फाबेट्स को इंटरनेट पर डालकर ये पता लगा लिया कि अगला सुराग इंडिपेंडेंस हॉल की तरफ इशारा कर रहा था। ये पता चलते ही बगैर वक्त गंवाए वे सभी इंडिपेंडेंस हॉल की तरफ निकल गए। बेन ने इंडिपेंडेंस हॉल में पहुंचने के बाद ठीक 2:22 पर लिबर्टी बेल की परछाई पर नजर डाली। वो परछाई एक दीवार पर जाकर रुक रही थी। जब बेन ने पास जाकर देखा तो उसे दिखा कि परछाई दीवार की जिस ईंट पर आकर रुकी थी उस पर फ्री मेसन्स यानी कि खजाना ढूंढ निकालने वाले सैनिकों के संगठन का सिंबल था। बेन ने उस ईंट को दीवार से अलग किया। उसे उस ईंट के अंदर एक खास तरह का चश्मा मिला। जब बेन ने चश्मे की मदद से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे देखा तो उस पर लिखा था हियर एट द वॉल, पर हियर की स्पेलिंग HERE नहीं बल्कि HEERE थी। वे लोग इसका मतलब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें इयान के साथी वहां दिखे। उनसे बचने के लिए वे तीनों 2 गुटों में बंट गए। बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को राइली और एबिगेल को सौंपा और खुद चश्मे के और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के खाली कंटेनर के साथ बिल्डिंग से बाहर चला गया। जैसे ही इयान के साथियों की नजर उस पर पड़ी, वे भी उसके पीछे लग गए। बेन के जाने के कुछ पल बाद राइली और एबिगेल भी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर बाहर निकले, लेकिन इयान की नजर उन पर पड़ी और उसने अपने कुछ और साथियों को उनका पीछा करने के लिए कहा। बेन तो इयान के साथियों को चकमा देने में सफल हो गया, लेकिन इयान एबिगेल और राइली के हाथों से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस छीनने में कामयाब हो गया। इसी बीच FBI ने बेन को अपनी हिरासत में ले लिया। बेन ने उनको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी करने की वजह और खजाने की सारी सच्चाई बताई। हालांकि पूरी बात सुनने के बाद भी कमिश्नर ने बेन को ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की चोरी का दोषी ठहराया। उसने बेन को साफ शब्दों में कहा कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने के जुर्म में बेन को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, पर अगर वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वापस लाने में उनकी मदद करेगा तो जेल में उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाएगा। तभी इयान ने बेन को फोन किया। FBI भी कान लगाकर बेन और इयान की बातें सुन रही थी। इयान ने बेन को अकेले मिलने के लिए एक जहाज पर बुलाया। साथ ही उसने कहा कि उसे चश्मे के बारे में भी पता चल चुका है, इसलिए बेन उसे भी साथ में लेकर आए। इयान ने गुप्त रूप से बेन को यह भी बताया कि राइली और एबिगेल उसके पास है। इसके बाद उसने FBI को धमकाते हुए कहा कि वे लोग बेन के पीछे पीछे जहाज पर आने की गलती ना करें, वरना वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को तबाह कर देगा। हालांकि FBI ने इयान की धमकी के बावजूद भी बेन के साथ अपने कुछ ऑफिसर्स भेस बदल कर भेजे। उन्होंने बेन को भी भागने की कोशिश ना करने की सख्त हिदायत दी, पर इयान काफी चालाक था। उसे पता था कि FBI ऐसा कुछ जरूर करेगी, इसलिए उसने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने FBI का ध्यान भटकाने के लिए एक हेलीकॉप्टर को जहाज के काफी नजदीक लाकर उड़ाना जारी रखा। इस वजह से पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही उसने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कुछ देर के लिए बेन का माइक भी खराब किया ताकि FBI उनकी बातें ना सुन सके। इसके बाद इयान के एक साथी ने बेन के पास आकर उसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद बेन ने जहाज से समंदर में छलांग लगा दी। दरअसल समंदर के अंदर इयान के कुछ साथी मौजूद थे जो उसे पानी के अंदर से ही अपने साथ कहीं लेकर गए और FBI बस देखती रह गई। वहां पहुंचते ही बेन ने सबसे पहले राइली और एबिगेल के बारे में पूछा। इयान के साथी ने उसे बताया कि वे दोनों अब इयान के साथ मिल चुके हैं और बेन को इस तरह से भगाने का प्लान भी उन्हीं का था। एबिगेल और राइली इयान के साथ मिल चुके हैं, ये सुनते ही बेन को झटका लगा। गाड़ी में बैठने के बाद एबिगेल का फोन आया। एबिगेल ने बेन को समझाते हुए कहा कि बेन को FBI के चंगुल से छुड़ाना कोई मामूली काम नहीं था। साथ ही जो भी उसे छुड़ाने की कोशिश करता वो भी FBI की नजर में क्रिमिनल बन जाता। इसी वजह से राइली और एबिगेल ने इयान के साथ एक समझौता किया। उन्होंने बेन को छुड़ाने के बदले पूरा खजाना देने का वादा किया। राइली ट्रैकर की मदद से बेन को जिस गाड़ी में बिठाया गया था
उसे ट्रैक कर रहा था। अगर वे लोग बेन को कहीं और ले जाने लगे तो राइली और एबिगेल FBI को कॉल कर उन्हें बेन और इयान की लोकेशन बता देंगे। बेन ने एबिगेल से इयान कहाँ है ये पूछा। एबिगेल ने बेन को बताया कि इस वक्त इयान उनके सामने ही यानी वॉल स्ट्रीट और ब्रॉडवे के कोने में खड़ा है। ये सुनकर बेन मुस्कुरा उठा। वो समझ गया था कि एबिगेल और राइली ने पहेली सुलझा ली थी। थोड़ी ही देर में बेन भी वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही बेन की नजर ट्रिनिटी चर्च के सिंबल पर पड़ी। ऐसा ही सिंबल बेन को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे भी दिखा था। वो समझ गया था कि हो न हो अगला सुराग ट्रिनिटी चर्च के अंदर ही है। इयान ने बेन के हाथों में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और प्राचीन मिट्टी से बनी पाइप दी। साथ ही उसे खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कहा। बेन ने उसे पहेली का मतलब समझाया। पहेली थी हियर एट द वॉल, जहां हियर इस वर्ड में डबल ई है। बेन ने अंदाजा लगाया था कि शायद पहेली में लिखा हुआ वॉल ये शब्द न्यूयॉर्क में स्थित वॉल स्ट्रीट से जुड़ा होगा। 1600 के दशक में डच लोगों ने ब्रिटिशर्स से सुरक्षा के लिए एक लकड़ी की दीवार बनाई थी। ये दीवार ठीक उसी जगह पर थी जहां आज वॉल स्ट्रीट है। जब ब्रिटिशर्स ने न्यूयॉर्क को अपने कब्जे में लिया था तब उन्होंने इस दीवार को तोड़ डाला, पर उस दीवार के नाम से उस रास्ते का नाम वॉल स्ट्रीट आगे भी प्रचलन में रहा। उस दीवार का मेन गेट जिस रास्ते पर था उसका नाम था डी हियर विद डबल ई, जिसका नाम ब्रिटिशर्स ने बदलकर ब्रॉडवे रख दिया। इस वजह से खजाने की लोकेशन वॉल स्ट्रीट और ब्रॉडवे के आसपास ही होनी चाहिए। बेन ने उसे ट्रिनिटी चर्च के बारे में कुछ नहीं बताया और वहां से निकलने की कोशिश की, पर इयान भी काफी चालाक था। उसने बेन के पिता को गाड़ी में कैद कर रखा था और वो उन्हें तब तक नहीं छोड़ने वाला था जब तक उसे खजाना नहीं मिल जाता। और कोई रास्ता ना दिखने पर बेन इयान को खजाने की असली लोकेशन यानी ट्रिनिटी चर्च में ले गया। पिछली बार इयान के लोग आ जाने के कारण बेन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे ठीक से देख नहीं पाया था। इस वजह से एक बार फिर बेन ने चश्मा लगाकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को देखा। इस बार जब बेन ने मैप के पीछे ध्यान से देखा तो उसे वहां पार्किंगटन लेन के नीचे ऐसा लिखकर दिखा। बेन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि उन्हें चर्च के नीचे देखना चाहिए। वे सब चर्च के नीचे गए। नीचे थोड़ा ढूंढने के बाद दीवार पर उन्हें पार्किंगटन लेन लिखा हुआ दिखाई दिया। इयान के साथियों ने बगैर वक्त गंवाए उस दीवार को तोड़ डाला। दीवार के पीछे एक ताबूत रखा हुआ था। वे लोग सावधानी से उस ताबूत को निकाल ही रहे थे कि तभी वो ताबूत टूट गया और उसके अंदर से एक कंकाल नीचे गिरा। तभी उनकी नजर जहां वो ताबूत रखा हुआ था उस जगह पर पड़ी। वहां एक सुरंग नजर आ रही थी। अंदर जाने से पहले इयान ने अपने 2 साथियों को सुरंग के बाहर ही रखा और उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर वो सही सलामत सुरंग के बाहर नहीं आया तो बेन और उसके साथियों को मार दिया जाए। इसके बाद वे लोग सुरंग के अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां लकड़ी से बने एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट्स मौजूद थे। एलिवेटर्स तक पहुंचने के लिए वहां कुछ सीढ़ियां भी थी। सबने एक एक कर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया, पर तभी इयान के एक साथी के पैरों के नीचे से सीढ़ी ही खिसक गई और वो सीधा कई फुट नीचे खाई में गिर गया। इसके बाद बाकी सीढ़ियां भी हिलने लगी। गिरते पड़ते किसी तरह वे सभी एलिवेटर तक पहुंचे। एलिवेटर उन्हें नीचे एक कमरे में ले गई, पर वो कमरा पूरी तरह से खाली था। वहां खजाने का कोई नामो निशान तक नहीं था। साथ ही कोई सुराग भी नजर नहीं आ रहा था। सब हताश होकर बैठ गए, लेकिन इयान को ये बेन की कोई चाल लग रही थी। उसने बेन को धमकी दी कि अगर बेन ने उसे खजाना ढूंढकर नहीं दिया तो वो बेन और उसके साथियों को उसी तहखाने में छोड़कर चला जाएगा। पर बेन उसे यही समझाता रहा कि खजाना उनसे पहले ही कोई चुरा चुका है। इयान ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी बेन के पिता ने इयान से कहा कि उस तहखाने में मौजूद लैंटर्न ही अगला सुराग है। बेन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बेन के पिता जानते थे कि अगर उन्होंने इयान को उस सुराग के बारे में नहीं बताया तो इयान सबको उस तहखाने में ही मरने के लिए छोड़ देगा। इस वजह से बेन के पिता ने इयान को सुराग के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उस कमरे में टंगा लैंटर्न ही वो सुराग है। दरअसल अमेरिका की आजादी की लड़ाई के दौरान पॉल रिवर नाम के एक अमेरिकी क्रांतिकारी ने अपने सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी के बारे में सचेत करने के लिए लैंटर्न का ही इस्तेमाल किया था। अगर ब्रिटिश आर्मी जमीन से आती तो पॉल रिवर एक लैंटर्न जलाकर अमेरिकी सेना को सचेत करते, और अगर ब्रिटिश आर्मी समंदर से आती तो पॉल रिवर 2 लैंटर्न जलाते। ये सब उन्होंने बॉस्टन में स्थित पुराने नॉर्थ चर्च में किया था। इस वजह से अगला सुराग भी पुराने नॉर्थ चर्च में होना चाहिए। ये सब बताने के बाद बेन के पिता को लग रहा था कि इयान उन सबको अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इयान सुराग जानने के बाद उन्हें उसी तहखाने में छोड़कर अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। पर इयान अगर चालाकी में शेर था तो बेन के पिता सवा शेर थे।
उन्होंने इयान को वहां से भगाने के लिए एक झूठी कहानी सुना दी थी। इयान के जाते ही बेन और उसके पिता ने उस कमरे की तलाशी ली जहां बेन को एक गुप्त द्वार मिला। वहां एक पत्थर से बना स्विच था, उसे दबाते ही एक दरवाजा खुल गया। सभी तुरंत उस कमरे के अंदर गए। हालांकि वो कमरा तहस नहस हो चुका था। कमरे की हालत को देखकर लग रहा था कि उनसे पहले कोई वहां आया था और उस खजाने को अपने साथ ले गया। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ न लगने की वजह से बेन निराश हो गया। पर बेन के पिता ने बड़े अभिमान से बेन की तारीफ की। उन्होंने बेन से कहा कि भले ही उन्हें खजाना ना मिला हो, लेकिन ये कमरा इस बात का सबूत है कि खजाना असल में था। उन्होंने कहा कि आज बेन के सभी पूर्वजों को बेन पर गर्व हो रहा होगा, जैसे आज उन्हें बेन पर हो रहा है। उन्होंने बेन से वादा किया कि वे खजाने को ढूंढने की कोशिश जारी रखेंगे। एबिगेल ने कहा कि वो भी इस काम में बेन का साथ देगी, पर राइली ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए याद दिलाया कि वे अभी एक अंडरग्राउंड तहखाने में फंसे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर वे यहाँ से जल्द बाहर नहीं निकले तो कभी न कभी इयान वहां आकर उन सबको मौत के घाट उतारेगा। ये सुनते ही बेन ने उस कमरे की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक छेद पर गई। उस छेद का आकार शिप पर मिले प्राचीन मिट्टी से बने पाइप की तरह दिख रहा था। बेन ने उस पाइप के शुरुआती हिस्से को उस छेद के अंदर फिट किया और बचे हुए पाइप की मदद से उसे घुमाया। बेन के ऐसा करते ही एक जोर की आवाज हुई और दीवार के अंदर एक दरवाजा खुल गया। वे सब एक एक कर उस कमरे के अंदर चले गए। सामने का दृश्य देखकर वे सब भौचक्का रह गए, क्योंकि उनके सामने था दुनिया का सबसे नायाब खजाना। वो खजाना इतना बड़ा था कि दुनिया की सारी दौलत भी उसके सामने कम पड़ जाए। तभी राइली को वहां एक सीढ़ी भी नजर आई, जिसकी मदद से वे सब तहखाने से बाहर निकल आए। अंत में बेन ने FBI को कॉल कर कमिश्नर के हाथों में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और खजाना सौंपा। बेन ने कमिश्नर से विनती की कि इस खजाने को ढूंढने का श्रेय पूरे गेट्स परिवार और राइली को दिया जाए। साथ ही एबिगेल चेज के करियर रिकॉर्ड में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की चोरी से संबंधित कुछ न लिखा जाए। इस खजाने की कीमत लगभग 87,000 करोड़ थी। बेन चाहता तो उस खजाने के कम से कम 10% हिस्से यानी 8700 करोड़ का मालिक बन सकता था, पर उसने इसके बजाय उस खजाने को लोगों में बांट देने की मांग की। बातों ही बातों में बेन की नजर कमिश्नर की उंगली पर गई। कमिश्नर ने फ्री मेसन्स की अंगूठी पहनी थी, यानी वो भी फ्री मेसन्स का हिस्सा थे। FBI ने बेन की मदद से ही इयान को भी हिरासत में लिया, जो बोस्टन में स्थित नॉर्थ चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा था। बख्शीश के तौर पर सरकार द्वारा बेन और राइली को उस खजाने का 1% यानी लगभग 870 करोड़ दिए गए, जो उन दोनों ने आपस में बांट लिए। एबिगेल और बेन के प्यार के तार भी जुड़ चुके थे और दोनों अब हंसी खुशी एक बड़े से महल नुमा घर में जिंदगी गुजारने लगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। गाइज, हमने शॉर्टफ्लिक्स नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। दरअसल कई बार यूट्यूब हमारे वीडियोस को प्रमोट करने में चूक जाता है, इस वजह से आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंच नहीं पाती। इस चैनल पर हम हर वीडियो अपलोड होते ही उसकी लिंक डाला करेंगे। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन इट। धन्यवाद।